Okay, everyone. So today we are going to start apparent weight. Apparent weight of a man in an elevator or in a lift. लिफ्ट के अंदर किसी आदमी का, आप चाहो तो विमेन भी ले सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ना। एक जस्ट टर्म है apparent weight of a man in an elevator or in lift. apparent weight का मतलब क्या है, तो पहले हम इसका थोड़ा सा मीनिंग समझ लें या सिचुएशन समझ लें जिससे आपके माइंड में एक आइडिया लगे। आपने देखा होगा कि जब ट्रेड फेयर्स वगैरह होते हैं, किसी भी तरह का कोई मेला वगैरह भरता है, तो वहां पर रोलर कोस्टर्स और इस तरह के मैरी गो राउंड, इस तरह के कुछ झूले वगैरह रहते हैं ना। तो उसमें जब बैठते हैं तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन हो जाती है। हम बैठते हैं नीचे, वो जब स्टार्ट होता है, केवल स्टार्ट होता है तब तो बड़ा मजा आ रहा होता है, लेकिन जब वो घूमना स्टार्ट होता है तो नीचे से ऊपर जा रहा है तब तो कुछ नहीं, जब वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो लगता है अब गए। सो वो होता क्या है उस टाइम पे अब आप खुद बताएंगे कि जिस टाइम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तब वेट आपको अपना एक्चुअल वेट ही एक्सपीरियंस हो रहा होता है, ज्यादा हो रहा होता है, और ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं तब आपको अपना वेट कैसा फील हो रहा होता है, कम की ज्यादा जब ऊपर से नीचे आते हैं तो, या सेम आपको फील होता है ऊपर से नीचे आते टाइम? कम फील होता है ना। ऐसा लगता है कि जैसे ही नीचे से ऊपर जा रहे हो तो ऐसा लगता है कि सीट आपसे बहुत तेजी से चिपक गई है, लेकिन ऊपर से नीचे आते हैं तो ऐसा लगता है कि एकदम वो झूला नीचे रह गया और आप हवा में हो गए। सो आप एकदम से ऐसा लगते हैं कि हवा के अंदर आ गए, और आपका वो थ्रिल होता है वही उसका फन होता है। और बहुत से को उससे डर लगता है। आई एम वन ऑफ देम, ठीक है, मुझे बहुत डर लगता है ऐसी चीजों से। और बहुत से को उसी चीज में थ्रिल आता है। तो दीज आर द थिंग्स। अभी हम देख रहे हैं कि अपेरेंट वेट कैसे महसूस होता है, कब होता है, इतना समझ में आ चुका है। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तब वेट थोड़ा कम फील होता है खुद को अपना। तो वो कैसे होता है, इसको हम कैसे फिजिक्स के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, या ये फिजिक्स से कैसे रिलेटेड है, उस चीज को हम समझ रहे हैं। तो इस सिचुएशन को हमने अभी, अब वो झूला मान लो, लिफ्ट मान लो, एलिवेटर मान लो, कुछ भी मान लीजिए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि लेट्स सपोज कोई लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर ये केबल वगैरह से कनेक्टेड होगी इसे चलने के लिए, है ना। तो ये चीजें शो नहीं कर रहे हैं, बस हम यहाँ पर सिर्फ ये डायरेक्ट एक बॉक्स बना रहे हैं, ये हमारी लिफ्ट है, ठीक है। और इसके अंदर हमने रख दिए एक वेट मशीन, ठीक है, जो पर्सन का वेट मेजर करेगी, ठीक, ओके। इस वेट मशीन पर पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है साहब, ये पर्सन खड़ा हुआ है। सो अब लेट सपोज इस पर्सन का जो मास है वो है स्मॉल m। तो जो मास होता है, अगर इस ओवरऑल अगर काउंट करें हम इसका, अगर इस मास को पूरी एक जगह कॉन्सेंट्रेट माने तो उस पॉइंट को जनरली हम सेंटर ऑफ मास है, और ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में अगर रेगुलर फिगर होता है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल दी जाती है। तो जहां इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करती है, लेट सपोज इस जगह सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कर रही है, इसका मतलब होल वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट पर्सन इज सिचुएटेड हियर। तो यहीं पे मान लिया है। तो हमेशा जो वेट होता है, वेट का मतलब force applied on any massive object due to the gravity। और अभी हम बाय डिफॉल्ट जब तक अब बात कर रहे हैं, जब तक किसी दूसरे प्लेनेट की बात नहीं कर रहे, तब तक डिस्कशंस के अंदर हम क्या मान रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो अर्थ की ग्रेविटी m मास के ऑब्जेक्ट पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, और जितना फोर्स लगा रही है वो उस पर्सन का वेट कहलाता है। तो अगर मैं पूछूं यहाँ पर कि वेट ऑफ द एक्चुअल वेट अगर पूछा जाए, तो एक्चुअल वेट क्या होना चाहिए, अर्थ पर ही बात चल रही है तो बार बार अर्थ नहीं बोलेंगे। एक्चुअल वेट क्या होता है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन एम मास ऑब्जेक्ट। तो ये कितना होता है, mg। सो अब एक्चुअल वेट हमें पता चल गया कि एक्चुअल वेट है mg, लेकिन अलग अलग सिचुएशंस के अंदर, फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं g की वैल्यू 9.8 और रफली आप 10 मान सकते हैं। तो अगर कोई 10 kg मास या 5 kg मास का ऑब्जेक्ट है, सो उसका टोटल वेट कितना आ रहा होगा, 50 न्यूटन, जिसको हम वेट मशीन पे मेजर करते हैं। वो बेसिकली kg नहीं होता है, kgf होता है।
ठीक है, kgf या किलोग्राम फोर्स यानी कि 50 न्यूटन। तो जो आप मेजर करते हो वो 50 में आपका मास 5 किलोग्राम है, 10 तो बाकी फैक्टर किसका है, ग्रेविटी का है। सो टोटल 50 न्यूटन उसका एक्चुअल वेट होना चाहिए। अब ये देखना है कि ये वेट बहुत सी सिचुएशन में कभी ज्यादा हो सकता है, कभी कम एक्सपीरियंस हो सकता है क्या पर्सन को, तो कैसे पता चलेगा? उसी के लिए हमने क्या किया, ये वेट मशीन यहाँ पे रखी है। वेट मशीन का क्या काम क्या है, जो वेट ग्रेविटी के कारण एक ऑब्जेक्ट जिस भी सरफेस पर अप्लाई करता है, अगर इसको किसी सरफेस पर रख दिया जाए तो ये इसके ऊपर, इस सरफेस के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, इसके वेट के इक्वल, इसके एक्चुअल वेट के इक्वल। तो हमने अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है कि अगर ये एक तरह का फोर्स, इसको एक्शन बोल दिया जाए, और ये इसके ऊपर बैलेंस हो चुका है, इसका मतलब एक रिएक्शन फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय दिस सरफेस आल्सो, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। mg नीचे लग रहा है तो उतना ही फोर्स। इसको दिखाने के लिए कहां से दिखाते हैं, जहां से हमने जिस जगह से mg दिखाया है उसी के जस्ट अपोजिट ये r इज व्हाट, रिएक्शन फोर्स। r को हमने क्या बोल रखा है, रिएक्शन फोर्स। और बहुत सी जगह पे नॉर्मल फोर्स भी लिखा होता है। व्हाट इज नॉर्मल फोर्स, अ फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड रिएक्शन फोर्स है, तो इसलिए हम इसको सिंबल क्या दे रहे हैं, r। तो R जो है रिएक्शन फोर्स, वो किसके थ्रू आ रहा है, सरफेस के थ्रू। यहां पर बात करें तो यहां पर ये m मास का ऑब्जेक्ट फोर्स किस पर लगा रहा है, वेट मशीन पर। कितना फोर्स लगा रहा है, mg। तो ये जितना फोर्स उस पर प्रेस हुआ उसी के हिसाब से वो नीडल घूमेगी, यानी कि ये रीडिंग कौन देगा, वेट मशीन। तो ये वेट मशीन एक्चुअल में किस तरीके से काम कर रही है, इस पर फोर्स लगा mg, तो ये इसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगी R, और ये R ही उस नीडल की फॉर्म में घूम के आपको दिखेगा। तो रिएक्शन फोर्स जो आप देख रहे हैं वो क्या है, रिएक्शन फोर्स। तो 50 kg अगर ये मान लीजिए लिफ्ट रुकी हुई है, सब कुछ है, तो जो फोर्स आ रहा है उस टाइम जो भी आप चेक कर रहे होते हो वो आपका अपेरेंट वेट है। वो आपका क्या है, अपेरेंट वेट। अपेरेंट वेट को W अपेरेंट लिख रहे हैं, W अपेरेंट वेट हम यहां पर लिख रहे हैं। तो अगर अपेरेंट वेट की रीडिंग और इक्वल टू एग्जैक्टली mg आ जाए तो हम कह देंगे कि जो रीडिंग दे रही है वेट मशीन, वो एग्जैक्टली आपके जितना फोर्स आपका एक्सपीरियंस हो रहा है उतनी वेट मशीन आपको फोर्स प्रोवाइड करवा रही है। यानी कि आप उस टाइम पर एक्चुअल फोर्स महसूस कर रहे होगी। जैसे अभी फ्लोर पे मैं खड़ा हूं तो मुझे जो रिएक्शन फोर्स मिल रहा है, मुझे अपना फोर्स वही फील हो रहा होगा जो मेरा फोर्स है, जो मेरा वेट है, ठीक है। लेकिन अलग अलग सिचुएशन में, जैसे मैंने मेरी गो राउंड और इनकी बात करी थी, उसके अंदर हमें चेक करना है कि वो कितना होगा। तो बेसिकली R इज प्रोवाइडिंग अस व्हाट, अपेरेंट वेट। हमारा एम है इस अपेरेंट वेट को काउंट करना। अब हम इसकी अलग अलग सिचुएशंस लेते हैं। सिचुएशंस के लिए हमने लेट सपोज डिफरेंट डिफरेंट केसेस बोल दिए। केस 1, व्हेन लिफ्ट इज इनिशियली मान लेते हैं एट या चलो पहले बताते हैं मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है with some uniform acceleration स्मॉल a एक्सेलरेशन से मूव कर रही है केस 1 के अंदर, तो हमें चेक करना है। इसी तरह से केस 2, when lift is moving downward with some uniform acceleration स्मॉल a। अब इसमें भी हम दो सिचुएशन देखेंगे कि जब नीचे आ रही है, और नीचे क्योंकि ग्रेविटी का एक्सेलरेशन भी किधर लगता है, नीचे की तरफ। तो इस टाइम पर जब एक्सेलरेशन, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन नीचे हो जाए, तो वो एक्सेलरेशन क्या जी से ज्यादा है या जी से कम है। तो पहली सिचुएशन हम देखेंगे जब स्मॉल a इज लेस देन 2g, और एक सिचुएशन देखेंगे नीचे आते टाइम ही अगर a ग्रेटर देन g होता तो क्या होता। एक सिचुएशन ये देखेंगे, ठीक है। केस 3 हम देखेंगे, यहां पर यही लिख देता हूं मैं। केस 3, व्हेन लिफ्ट इज
लिफ्ट इज एट रेस्ट, यानी कि लिफ्ट रेस्ट ही नहीं कर रही है, यही सिचुएशन है, ठीक है। और केस 4, व्हेन लिफ्ट इज फ्रीली फॉलिंग, व्हेन लिफ्ट इज फ्रीली फॉलिंग, फ्री फॉल जिसको हम बोलते हैं कि मान लीजिए केबल है, बीच में से अचानक से कट कर दी जाए, कहीं पे रुकी हुई है, कैसी भी है, लेकिन उसको कट कर दिया, कट होते ही ये ठीक वैसे है जैसे किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया जाता है। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। इन 4 केसेस को देखना है। एक काम करते हैं, सबसे पहले केस 3 समझते हैं। आपको समझ में आ ही रहा होगा कि अगर लिफ्ट रेस्ट पर है तो ये सिचुएशन ये हो गई कि अभी यहाँ पर जो भी मेरा रूम है, वहां पे मैं जहां पे खड़ा हुआ हूँ, तो यहाँ वेट मशीन रख दूं तो वो मेरा वेट, क्योंकि क्या मेजर करेगी? जो मेरा एक्चुअल वेट है, ये होना चाहिए। इसका मतलब मेरा आंसर आना चाहिए R इज इक्वल टू mg। देखते हैं कि क्या ये आता है क्या। इसके लिए अब आपको आज से कुछ मंत्र बता रहा हूं, उन मंत्रों का जाप करना है ना, हमेशा। जो बता रहा हूं उसी तरीके से आपको इसको समझना है। उसके लिए हम बनाते हैं FBD, कॉन्सेप्ट ऑफ FBD। FBD बोले तो फ्री बॉडी डायग्राम। अब ये वो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं जो आपके नीट, जेई, एम्स सब जगह पे काम आएगा। जो मैं मंत्र बता रहा हूं वो हर जगह वैलिड रहेगा, हर जगह काम करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चों को मैक्सिमम इसी जगहों पर कंफ्यूजन होता है, कैसे डायरेक्शन चूज करनी है, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, सब कुछ अभी 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, देखिएगा, समझिएगा अच्छे से। फ्री बॉडी डायग्राम का क्या मतलब है? मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ये सिचुएशन बनाई हमने कि ये एक व्हीकल बना दिया, इसके बाद ये एक और दूसरा डब्बा है, यहाँ पर इसका भी कुछ फोर्स बना देते हैं। तो मान लीजिए इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, अलग अलग है। इधर इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, या यहाँ पर एक, मान लीजिए इधर से कोई फोर्स लगा रहा है, किसी तरह से F1 F2 फोर्स लगा रहा है, इधर F1 फोर्स लग रहा है, इधर F3 फोर्स लग रहा है, और मान लीजिए ये बीच में किसी तरह से किसी रस्सी से कनेक्ट कर देते हैं किसी तरीके से, तो ये इस पर एक फोर्स लगा रहा है, ये इधर एक फोर्स लगा रहा है, F3 F4 F5 ऐसे। तो फ्री बॉडी डायग्राम का मीनिंग क्या होता है कि आप जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए FBD बनाना चाहते हैं उसको हर एक दूसरे से बिल्कुल इस तरह से डिवाइड कीजिए कि सिर्फ आपको उस एक सिंगल ऑब्जेक्ट पर लगते हुए फोर्स ही नजर आए। जैसे अगर मैं यहाँ कहूं और नीचे मान लीजिए ये M1G लग रहा है, यहाँ M2G लग रहा है, ठीक है। तो अगर मैं M1 की बात करूं तो हम इसको लिखेंगे कैसे? FBD फॉर M1। सो हम क्या बनाएंगे, भले ये कैसा भी हो, कार बना रखी, ट्रक बना रखी है, डजंट मैटर, हम एक बॉक्स बनाते हैं बस, उसमें लिख देते हैं M1, और इस पर जिस जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं उनको एरो डायग्राम से उसी तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये एक F1 फोर्स लगा, ऊपर एक फोर्स लग रहा है F3 बोल दिया, इधर एक फोर्स लगा है F4 बोल दिया, नीचे M1G बोल दिया, खत्म। ये इसका बन गया FBD डायग्राम, ठीक है। इसी तरह से अगर बोला जाए कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, फ्री बॉडी डायग्राम जो फ्री है बाकी सभी से, इसलिए इसको FBD बोलते हैं। FBD फॉर M2, ये मैंने बॉक्स बनाया, M2 लिखा, M2 पर एक फोर्स इधर F5 दिख रहा है मेरे को, ये वाला F5 है, इधर एक फोर्स M2G है, एक फोर्स F2 है, ऊपर कुछ नहीं दिख रहा तो नहीं लगाया, सिंपल। अब ये देखते हैं इसके अंदर एक्सेलरेशन किधर है, मोशन किधर है, मोशन और एक्सेलरेशन किधर है, जिस डायरेक्शन में। अब अगर ये दोनों जुड़े हुए हैं तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन सेम ही होगा, तो इसको ऐसे दिखा देते हैं कि ए पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन है। तो जब FBD बनाते हैं तो ए एक्सेलरेशन इसके लिए भी वैलिड है, तो हम इसमें ऐसे शो कर देते हैं कि दिस इज द एक्सेलरेशन ए, इसमें भी ए एक्सेलरेशन इधर शो कर देते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन दोनों में सेपरेट सेपरेट शो करते हैं। जिस डायरेक्शन में आपका नेट एक्सेलरेशन, ये कौन सा एक्सेलरेशन बोला गया? सिस्टम का, यानी कि नेट एक्सेलरेशन। जिस डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन होता है वही डायरेक्शन नेट फोर्स की कहलाती है। किसकी कहलाती है? नेट फोर्स की। ये किसकी कहलाती है? ए नेट इधर है तो इसी डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा है, यानी कि नेट फोर्स की डायरेक्शन भी यही है, इधर ए नेट तो ये F नेट की डायरेक्शन, डन, ठीक है।
सो इस तरीके से। अब इसके बाद मंत्र क्या है जो आपको याद रखना है, केवल एक, एफ नेट इज इक्वल टू जिस ऑब्जेक्ट का, जिस मास का एफबीडी बनाया है उसका मास इनटू नेट एक्सेलरेशन, जिस ऑब्जेक्ट का एफबीडी बनाया है उसका मास इनटू नेट एक्सेलरेशन। सो एम ए कौन सा फोर्स है, हम ये कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए नेट, ठीक है। अच्छा, अब इसको काम में कैसे लेंगे, ये तो हुआ जनरल एक्सप्रेशन। अगर मैं यहां पर बोलूं m1 के लिए, तो m1 के लिए क्या लिखूंगा, ये है m1, ए नेट इधर लग रहा है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, m1 के लिए एफ नेट इज इक्वल टू m1 a, खत्म। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद की इंपॉर्टेंट स्टेप, ये तो हो गया पहला मंत्र, एफ नेट इज इक्वल टू m इंटू ए नेट, ओके, ये हो गया m1 इंटू ए। अब एफ नेट कैसे लिखेंगे, जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स या नेट एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में लगने वाले सभी फोर्सेस को पॉजिटिव मान लेंगे या बिगर फोर्स मान लेंगे। जिस डायरेक्शन के अंदर फोर्स है या एक्सेलरेशन है नेट, उस डायरेक्शन के सभी फोर्सेस पॉजिटिव या बिगर फोर्सेस, और उसके अपोजिट जो भी लग रहे होंगे डायरेक्शन वाइज वो सभी नेगेटिव। किसी एक डायरेक्शन को हम कंसीडर कर रहे हैं, सिर्फ आप हॉरिजॉन्टल को कर रहे हो तो हॉरिजॉन्टल में ही सारा काम करोगे, उसमें वर्टिकल की काउंटिंग नहीं होगी। जिस टाइम आप वर्टिकल की स्टडी कर रहे होगे तो उस टाइम वर्टिकल फोर्सेस ही काउंटिंग में लिए जाएंगे, हॉरिजॉन्टल के फोर्सेस काउंटिंग में नहीं आएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर ये इस पर इक्वेशन अप्लाई करूं m1 के लिए, तो m1 के लिए देखा मैंने कि इधर देखिए f4 भी इधर है और f1 भी इधर है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, नेट फोर्स क्या हो गया, f1 भी पॉजिटिव f4 भी पॉजिटिव, तो f1 प्लस f4 इज इक्वल टू, इधर क्या चल रहा है m1 a, खत्म, ये एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में लिखता इसकी इक्वेशन, तो एफ नेट तो m1 a है, वर्टिकल डायरेक्शन में देखूं तो वर्टिकल डायरेक्शन में दो फोर्सेस नजर आ रहे हैं, ठीक है, दो फोर्सेस नजर आ रहे हैं, लेकिन नेट एक्सेलरेशन तो हॉरिजॉन्टल में था, तो एफ नेट यहां वर्टिकल में क्या लिखूंगा, मास इनटू जीरो, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, यानी कि नो एक्सेलरेशन, एफ नेट जीरो। एफ नेट जीरो का मतलब अब आपका मन करे जिसको पॉजिटिव मान लो, क्योंकि एक्सेलरेशन है ही नहीं, ऊपर और नीचे ऑब्जेक्ट जा ही नहीं रहा, ये तो सीधा जा रहा था, तो आप इसको किसी भी एक को पॉजिटिव मान लो, तो उसके रेस्पेक्ट में जो उल्टा फोर्स है वो जीरो आ जाएगा। तो आप इसको इस तरह से सॉल्व करके बनाएंगे F3 इज इक्वल टू m1g, खत्म, ठीक है। कितनों को यहां तक समझ में आ गया अच्छे से? एक काम करते हैं, अभी एक और एग्जांपल लेंगे जिसमें वर्टिकल में मोशन करवा देंगे, उस टाइम पे फिर उसको देखेंगे, है ना, कि अगर वर्टिकल में एक्सेलरेशन होता, या आप चाहो तो थोड़ी देर के लिए, अभी थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये ऐसे ऊपर भी उठ गया, ऐसे ऐसे होता हुआ जा रहा है, तो मान लो ऐसे नीचे नहीं आ रहा, मान लीजिए सिर्फ ये हवा में ऐसे ऊपर उठता हुआ जा रहा होता, तो हम बोलते कि एक एक्सेलरेशन इसके ऊपर नेट एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में लगता ए वर्टिकल, तब मैं अगर वर्टिकल डायरेक्शन में करता तो फिर m जीरो ना करके ए वर्टिकल लिख देता, खत्म, तो फिर मेरा ये ए वर्टिकल आ जाता यहां तक। तो मेरी इक्वेशन F3 माइनस m1g इज इक्वल टू m1 a वर्टिकल कहलाती। अगर वर्टिकल में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो तो आप इसको जीरो कर दोगे, तो m1 इंटू जीरो कर दोगे तो जीरो आ जाएगा, बस इतनी सी कहानी। इसी तरह से अगर मुझे m1 के लिए लिखना हो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले स्टार्टिंग आप एफ नेट से ही करेंगे, मंत्र जो बता रहा हूं वहीं से आपको अपना मंत्र जाप चालू करना है। एफ नेट इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट m2, नेट एक्सेलरेशन लगी रहा है ए नेट, तो ए नेट बोल दो, चलो। अब एफ नेट की यहां पर वैल्यूज लिखोगे, हॉरिजॉन्टल में फोर्स लग रहा है F2 एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, F5 अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो नेगेटिव, सो F2 माइनस F5 इज इक्वल टू M2 A नेट या A जो भी है, बस ये ऐसे। यहां पर अब देखिए यहां कुछ है ही नहीं, तो इसको बैलेंस करने के लिए सिर्फ रिएक्शन फोर्स आ जाएगा, रिएक्शन फोर्स आ जाएगा। सो आप इसको बस इतना सा लिख दोगे, R इज इक्वल टू R माइनस M2G इज इक्वल टू 0, R इज इक्वल टू M2G, खत्म कहानी, बस। तो ये है हमारा सिस्टम, इस तरीके से हमें
वर्कआउट करना है। ये चीज अगर ये चीज समझ में आ गई है तो अब आपको ये सारे केसेस आसानी से समझ में आएंगे। बोलिए ये सारी चीज सभी को समझ में आ चुकी है अच्छे से अभी। अब देखिए यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, केस 3 की बात करते हैं सबसे पहले, ताकि इसी केस 3 के को समझ करके, क्योंकि हमें इतना कॉमन सेंस से पता है कि व्हेन लिफ्ट विल बी एट रेस्ट, तो उस टाइम जो हमारा फोर्स हमें फील हो रहा है वो mg जितना ही फोर्स फील होना चाहिए, यानी कि r की वैल्यू mg आनी चाहिए। अच्छा, सो केस 3 व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट, तो ये मैंने बना दी लिफ्ट, और अब इसके अंदर मैं बार बार वेट मशीन नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट पर्सन बना दूंगा। यहाँ पे अपने आप अज्यूम कर लीजिएगा कि यहाँ पर वेट मशीन है, ठीक है। सो mg फोर्स नीचे की तरफ, m इज द मास ऑफ द पर्सन या मास ऑफ द सिस्टम, और यहां पर अगर रिएक्शन फोर्स या अपेरेंट वेट लगेगा जो इसको बैलेंस कर रहा होगा, जो लिफ्ट के अंदर इसको होल्ड कर रहे हुए, तो वो R या W अपेरेंट। अगर इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन पूछूं तो एक्सेलरेशन चल रहा है 0, इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0 चल रहा है। तो अब अगर मैं यहां पर, इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है तो इसकी एफबीडी में यही बना रहेगा, ठीक है। तो या चाहो तो अगर अलग से बनाना हो तो ये देखिए, ये m, ये mg, ये r, ये r या w अपेरेंट, और एक्सेलरेशन कितना है इसका 0। अब एक्सेलरेशन 0 है तो आप किसी को भी पॉजिटिव मानो तो उसके अपोजिट एक को नेगेटिव मान लोगे। सो यहां पर अगर मैं लिखूं एफ नेट, सो एफ नेट इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन, ये चल रहा है 0 तो ये हो गया 0। एफ नेट क्या है, यहाँ पर r को मैंने पॉजिटिव मान लिया तो mg उसके नेगेटिव डायरेक्शन में, r माइनस mg इज इक्वल टू 0, तो r इज इक्वल टू कितना आ गया mg। r एक्चुअल में है क्या, अपेरेंट वेट, तो मुझे अपेरेंट वेट कितना फील होगा मेरा, mg के बराबर, और mg खुद क्या है, एक्चुअल वेट, w एक्चुअल। यानी कि मैं इस टाइम पे बोल सकता हूं कि जब लिफ्ट रेस्ट होगी तो जो अपेरेंट वेट आ रहा है r, वो किसके बराबर होगा, mg, यानी कि एक्चुअल वेट के बराबर होगा। ये मैंने लिख रखा है w एक्चुअल। सो इस टाइम पर जब लिफ्ट रेस्ट पर होगी तो हमें फोर्स कितना फील होगा, एक्चुअल वेट के बराबर फील होगा। कितना को समझ में आ गई ये कहानी। अब देखते हैं साहब हम केस 1। केस 1, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, अगर मूविंग अपवर्ड है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, तो इस टाइम पे डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो वो कैसे बनेगा, ये लिफ्ट ले ली, ये पर्सन ले लिया, ये वेट मशीन पे खड़ा हुआ है, ये m मास, तो m मास के कारण जो एक्चुअल वेट है w एक्चुअल वो नीचे लग रहा है mg, ठीक है। और इसका रिएक्शन फोर्स R जो वेट मशीन बताएगी हमें, कब बताएगी, हमेशा जब सिस्टम मोशन में हो या ना हो, वही हमें चेक करना है कि ये R यानी कि अपेरेंट वेट कितना आएगा अगर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, अपर डायरेक्शन में है तो अब मैं यहां पर क्या लिखूं, m इसका सिस्टम है, सो एफ नेट इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन, अभी वर्टिकल डायरेक्शन में ही है तो सब कुछ वर्टिकल में ही चल रहा है, सो मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ नेट जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, उस डायरेक्शन के फोर्स को ले लिया पॉजिटिव, यानी r हो गया मेरा पॉजिटिव, mg हो गया नेगेटिव, r माइनस mg इज इक्वल टू ma, r विल बी इज इक्वल टू ma प्लस mg, या mg इधर की तरफ लेकर के आ रहा हूं तो mg प्लस ma। आप देखो mg खुद क्या था हमारा, एक्चुअल वेट, r क्या काउंट होता है, अपेरेंट वेट, सो अपेरेंट वेट क्या है, एक्चुअल वेट प्लस एक्स्ट्रा ma। तो इस सिचुएशन में पर्सन को अपने एक्चुअल वेट, जो भी अपेरेंट वेट महसूस हो रहा है वो एक्चुअल वेट से ज्यादा महसूस हो रहा है कि कम महसूस हो रहा है। एक्चुअल वेट अगर मान लीजिए 50 न्यूटन होता तो इसकी भी तो कुछ वैल्यू आएगी, 10 न्यूटन ही मान लो। सो अब जो फाइनल आंसर आएगा 60 न्यूटन आएगा, तो अपेरेंट वेट एक्चुअल वेट से ग्रेटर हुआ या स्मॉल हुआ, ग्रेटर। सो इन दिस सिचुएशन
apparent weight will be greater than its actual weight, it means the person will experience more weight than its actual weight. कब? when there is some acceleration in upward direction. यही रीजन है नीचे से जब हम ऊपर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सीट पे चिपक गए हैं अच्छे से, उस टाइम हमारा वेट थोड़ा बढ़ जाता है। जितने तेज एक्सेलरेशन से जाओगे आपके ऊपर फोर्स, आपको लगेगा कि मेरा वेट बढ़ चुका है, ज्यादा हो चुका है। सो दिस इज द केस। ठीक है, ये केस कितनों को समझ में आ गया? okay. अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट केस की। केस 1 कर लिया हमने, केस 2 की बात करते हैं। केस 2, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन a, है ना, समझ जाओगे ना, लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन a। सो अब हमने क्या बना दिया साहब, ये ले लिया, ये ले ली लिफ्ट, ये ले लिया पर्सन, ये वेट मशीन हो गई। ठीक है, यहाँ पे खड़ा हुआ है पर्सन, तो m मास का पर्सन है, वेट इस वेट मशीन पे लग रहा है कितना, mg। इसने रिएक्शन फोर्स दिया r, यानी कि वो जो जिसको हम अपरेंट वेट बोल रहे हैं, और एक्सेलरेशन है नीचे। और इसकी सिचुएशन 1 को कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जिससे नीचे आ रही होती, उस टाइम अभी एक्सेलरेशन g से कम है। g की वैल्यू कितनी होती है अर्थ पर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इससे नीचे आ रहा है। एक्सेलरेशन है मतलब फ्री फॉल नहीं है, फ्री फॉल से ज्यादा तेजी से, क्योंकि g भी नीचे लग रहा है और a खुद भी नीचे लग रहा है। तो मेन पूरे का एक्सेलरेशन हमने मान लिया कि ये a से नीचे आ रहा है, क्योंकि इसको सुटेबल, आप ये भी मत सोचो कि g से ज्यादा से आ रहा है, एक्चुअल में ये केबल से बंधा हुआ है। तो अगर फ्री फॉल करा देता तो एग्जैक्टली 9.8 होती, लेकिन मैंने इसको ऐसे पकड़ रखा है, मान लीजिए कि कोई रस्सी होती, उसको मैं छोड़ता रहा ऐसे बीच बीच में से पकड़ के छोड़ू, तो मैं उसको 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा रहा हूं नीचे g से कम। ठीक है, तो हम यहाँ पर एफ नेट क्या बोल दें, एफ नेट फिर से मंत्र वही रहेगा, मास ऑफ द सिस्टम m, एक्सेलरेशन a। इस टाइम एक्सेलरेशन एंड डाउनवर्ड, तो जो फोर्स मैंने बोला कि जिस डायरेक्शन में होगा एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन, ये तो इसी डायरेक्शन में नेट फोर्स होना चाहिए, नेट फोर्स नीचे की तरफ, नीचे वाले फोर्सेस पॉजिटिव, तो फोर्स पॉजिटिव कौन हो गया, mg, ये बिगर फोर्स हो गया। तो स्मॉलर फोर्स कौन सा हो गया, या नेगेटिव फोर्स r, mg माइनस r इज इक्वल टू ma। हमारा काम क्या है, r को कैलकुलेट करना, इसको इधर ले आऊं तो पॉजिटिव बन जाएगा और इसको इधर ले आऊं तो नेगेटिव बन जाएगा। तो r इज इक्वल टू mg माइनस ma। r चल रहा है हमारा एक्चुअल में अपरेंट वेट, mg है हमारा एक्चुअल वेट, माइनस समथिंग ma। तो आप सोचिए कि एक्चुअल वेट 50 न्यूटन था, उसमें से 10 न्यूटन, ma को मान लो 10 न्यूटन, तो आंसर 40 न्यूटन मिलेगा। इस सिचुएशन में बताइए अपरेंट वेट इज ग्रेटर और लेस देन टू एक्चुअल वेट, लेस देन टू एक्चुअल वेट। इसका मतलब जब लिफ्ट, अच्छा क्यों होगा ये भी देख लीजिए, m कॉमन ले लूं तो g माइनस a, मैंने बोल रखा है a की वैल्यू क्या है, लेस देन टू g, तो ये जो सॉल्व होकर के आंसर आएगा, ये आंसर तो रहेगा पॉजिटिव ही, आंसर तो पॉजिटिव रहा। इसका मतलब डोमिनेटिंग कौन है, g, g 9.8, a की वैल्यू मैंने g से कम बोल रखी है, तो फाइनल आंसर mg माइनस ma, 50 माइनस 10 प्लस का 40 न्यूटन आया, लेकिन वो एक्चुअल वेट से कम आया है। तो हमने बोला नीचे की तरफ जाने पर जो आपको वेट महसूस होगा वो एक्चुअल वेट से कम एक्सपीरियंस होगा। यही रीजन है कि जब मैरी गो राउंड में हम नीचे आते हैं तो हमें अपना फोर्स, हमारा खुद का वेट थोड़ा कम महसूस होता है। कितनों को अब रीजन समझ में आ गया ये वाला प्रॉपर्ली। सो जब हमारा इसकी सिचुएशन बच रही है उसको अभी करते हैं आगे, है ना। यहां तक तो आई गेस सभी को समझ में आ ही चुका है प्रॉपर्ली।